पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुछ लोग अपने हाथों में बंदूक लिए अनुराधा के पीछे भागने लगते हैं। अनुराधा भाग ही रही थी कि तभी कुछ लोग आम लोगों पर गोलियां चला देते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, रुक जा डॉक्टर, वरना तेरी वजह से न जाने कितने मासूम मारे जाएंगे। उनकी बात सुनकर अनुराधा के कदम थम जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है तो बहुत सारे लोग जमीन पर पड़े हुए थे, जिसे देखकर अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अनुराधा का शरीर डर से कांप रहा था। दूसरी तरफ सृष्टि का ड्राइवर काफ़ी स्पीड के साथ गाड़ी चला रहा था, लेकिन तभी उनके कार के सामने भी 10 गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती है। अब सृष्टि की कार, जो आगे और पीछे दोनों तरफ से घेर लिया गया था, ना तो उसकी गाड़ी को आगे ले जाया सकता था और ना ही पीछे ले जाया सकता था। लेकिन सृष्टि के साथ जो एक गाड़ी पीछे आ रही थी, उस गाड़ी के सारे बॉडीगार्ड सृष्टि की गाड़ी को घेर लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो सारे बॉडीगार्ड भी ज़मीन पर पड़े होते हैं। सृष्टि ने डर से अपने दोनों हाथ कानों पर रखे हुए थे और अपना सिर नीचे झुका रखा था। सृष्टि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। चारों तरफ से बस गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी और फिर 4 से 5 आदमी सृष्टि की गाड़ी के पास आते हैं और सृष्टि की कार के दरवाजे को तोड़कर सृष्टि का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे बाहर निकालते हैं। सृष्टि अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती। वो लोग सृष्टि को खींचकर दूसरी गाड़ी में लेकर जा रहे थे कि तभी वहाँ पर 3 से 4 गाड़ियाँ पहुँच जाती है और जो आदमी सृष्टि को खींचकर ले जा रहा था, उसके हाथों पर गोली लगती है। सृष्टि सामने की ओर देखती है तो उसके सामने एक रोल्स रॉयस की कार आकर रुकती है और उसमें से कार्तिक बड़े ही शान के साथ बाहर निकलता है। उसके एक हाथ में गन थी, जिससे कार्तिक ने उस आदमी के हाथ पर निशाना लगाया था। कार्तिक को देखकर तो जैसे सृष्टि के जान में जान आती है। सृष्टि अपना हाथ छुड़ाकर कार्तिक की तरफ भागती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की तेज़ आवाज़ आती है। चारों तरफ हवाएं बहुत तेज़ी से चलने लगती है और हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी बहुत ही तेज़ी के साथ आने लगती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में 2 आदमी अनुराधा को पकड़कर ज़बरदस्ती हॉस्पिटल की छत पर लेकर जा रहे थे। जब अनुराधा हॉस्पिटल के छत पर पहुंचती है तो वहां पर भी एक हेलीकॉप्टर था। अनुराधा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती और वो सभी आदमी अनुराधा को ज़बरदस्ती हेलीकॉप्टर में डाल देते हैं। दूसरी तरफ अजय अपने आलीशान कैबिन में बैठकर काम कर रहा था कि तभी अजय को किसी का कॉल आता है। जैसे ही अजय ने कॉल पिक किया और सामने वाले की बात सुनता है तो अजय का गुस्सा शायद भी आसमान पर पहुंच जाता है। उसने गुस्से में अपने फ़ोन को दीवार पर दे मारा और उसी के साथ अजय के फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अजय ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, सौरभ सक्सेना, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ सृष्टि कार्तिक की तरफ भाग रही थी कि तभी सृष्टि और कार्तिक के बीच में 2 गाड़ियां आकर रुकती है। सृष्टि और कार्तिक कुछ समझ पाते इससे पहले ही हेलीकॉप्टर से एक मशीन गन के चलने की आवाज़ आती है और ऊपर से ही गोलियों की बरसात होने लगती है। कार्तिक के साथ आए हुए सारे बॉडीगार्ड्स एक साथ मारे जाते हैं। सृष्टि अपने कानों पर हाथ रखकर घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है। सृष्टि अपना सर नीचे झुका लेती है। वो इस वक्त थर थर काँप रही थी। कार्तिक अपने दोनों हाथ में गन लिए गोलियां चलाते हुए सृष्टि की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है। कार्तिक सृष्टि से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर था, लेकिन ये 10 कदम की दूरी कार्तिक के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जब सौरभ
अपने हाथ में गन लिए सृष्टि के बालों को पकड़कर उसे खड़ा करता है। कार्तिक ने दहाड़ते हुए कहा, उसे एक खरोच भी आई तो सौरभ सक्सेना तेरे जिस्म के मैं इतने टुकड़े करूँगा, ना तो ये जलाने के लायक बचेगा और ना ही गटर में बहाने के लायक। सौरभ ने अपने गन को सृष्टि के गाल पर घुमाते हुए कहा, बीबी तो तेरी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके लिए तूने मेरी बहन के प्यार को ठुकराया है। और रही बात इसे खरोच आने की, नहीं नहीं, मैं इसे खरोच नहीं आने दूंगा, क्योंकि अगर इसके जिस्म पर एक भी खरोच आया तो मुझे इसके पैसे कैसे मिलेंगे। मेरे क्लाइंट तो इसे खरीद देंगे ही नहीं। और जब तक तुम्हारा इश्क, तुम्हारी बीवी मेरे बाज़ार में न बिकेगी, तब तक मेरे दिल को सुकून कैसे मिलेगा, मेरा बदला पूरा कैसे होगा। सौरभ की बात को सुनकर सृष्टि और भी ज़्यादा डर जाती है, डर से कांपने लगती है। कार्तिक का गुस्सा तो जैसे ज्वालामुखी की तरह उबलने लगता है। कार्तिक गुस्से में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मशीन गन की आवाज़ फिर से आती है और उसके कदमों के पास गोली चलने लगती है। कार्तिक एक नज़र उस आदमी को देखता है जो मशीन गन से गोलियां चला रहा था। कार्तिक गुस्से में उसकी तरफ एक गोली चलाता है जो उस आदमी के सिर के आर पार होकर गुजरती है। कार्तिक की आंखें ज्वालामुखी की तरह भड़क रही थी और कार्तिक गुस्से में सौरभ की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी सौरभ सृष्टि के सिर पर बंदूक रखकर बोलता है, ऐसी गलती मत करना सक्सेना, वरना तुम्हारी ये इश्क की सांस अभी के अभी छिन जाएगी। कार्तिक वहीं पर रुक जाता है और अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोलता है, देखो उसे कुछ मत करना, तुम जो बोलोगे मैं वहीं करूँगा, लेकिन तुम उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। सौरभ ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, इतना प्यार। इसका 20% भी मेरी बहन से प्यार कर लिया होता तो ये आज का दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन इसकी वजह से मेरी बहन का प्यार उससे छिन गया। इसे मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। और तुमने इसकी वजह से मेरी बहन को ठुकराया है ना, लेकिन अब ये सबसे ठुकराई जाएगी, दुनिया थूकेगी इसके ऊपर। ऐसी हालत कर दूंगा मैं इसकी हर रोज़ बोली लगेगी, बोटी बोटी नोची जाएगी। कार्तिक ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, अगर मेरी बीवी की कदम भी तेरी बाज़ार में पड़ी तो मैं उस बाज़ार को तबाह कर दूंगा। और ये मत भूलना कि इस वक्त तेरी कैद में जो है वो कार्तिक सक्सेना का इश्क है, वो मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, और तूने अभी मेरी जुनून देखा ही कहाँ है। कार्तिक की बात सुनकर सौरभ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर बहुत ही मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलता है, चल मैं भी देखता हूँ तेरा जुनून किस हद तक जाता है। मैं तुझे पूरे 2 दिन का टाइम देता हूँ, और अगर तूने अपनी बीवी को मेरी कैद से छुड़ा लिया तो ये सौरभ सक्सेना ज़िंदगी में फिर कभी लड़कियों का बाजार नहीं लगाएगा। इतना बोलकर सौरभ 3 गोली चलाता है, जिसमें से एक गोली कार्तिक के पैर में लगती है, दूसरा उसके दिल के पास, तो तीसरा उसके कंधे में लगती है। सृष्टि ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन सौरभ अजीब सा मुँह बनाते हुए बोलता है, वो क्या है ना, कितना समय हो गया, मुझे खून खराबा देखे बगैर मज़ा ही नहीं आता, और जब तक तुम मुझे कमज़ोर लड़खड़ाते हुए दिखाई नहीं दोगे तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए ये 3 गोलियां तुम्हें मैंने तोहफे में दे दी है। कार्तिक लड़खड़ाकर घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। तभी वरुण और करण जाकर कार्तिक को संभाल लेते हैं। दूसरी तरफ सौरभ सृष्टि को खींचते हुए अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाता है, लेकिन कार्तिक की जलती हुई निगाहें एक टक से सौरभ को जाते हुए देख रही थी। कार्तिक की आंखों में इस वक्त ज्वालामुखी भड़क रही थी। कुछ समय के बाद दुबई के एक आलीशान होटल के अंधेरे कमरे में अनुराधा और सृष्टि दोनों को ही रखा गया था। दोनों ही इस वक्त बेहोश थी। दोनों के ही आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ और पैर दोनों के ही बांध कर रखा गया था। दूसरी तरफ मुंबई के एक हॉस्पिटल के कमरे से
चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कार्तिक ने डॉक्टर से कहा था कि बिना बेहोशी के इंजेक्शन दिए उसकी गोली को निकाला जाए। डॉक्टर भी कार्तिक की गोली को निकालते हुए बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। अजय, करण और वरुण तीनों ही उस कमरे में थे और उनके सामने ही कार्तिक की गोली निकाली जा रही थी। गोली निकालने के बाद डॉक्टर कार्तिक की पट्टियाँ कर देता है। पट्टियाँ होते ही कार्तिक अपने बिस्तर से खड़ा होकर बाहर जाने लगता है। तीनों कार्तिक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्तिक किसी की नहीं सुनता। अपने आप को संभालते हुए लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बाहर जाने लगता है। कार्तिक लिफ्ट से होकर सीधा ऊपर छत की तरफ पहुंचता है। वहां पर कार्तिक का हेलीकॉप्टर पहले से ही तैयार था और फिर चारों हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकलते हैं। कार्तिक अपने आंखें बंद करता है, अपने सिर को पीछे टिकाकर मन ही मन कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा वाइफी, मेरा इंतज़ार करना, मैं आ रहा हूँ। दुबई के एक बड़े से आलीशान होटल में आज फिर से सभी बड़े से बड़े बिजनेसमैन इकट्ठा हुए थे, जिनमें से कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। कुछ लोग इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे कि कार्तिक की आंखों के सामने से ही कार्तिक की वाइफ को यहाँ इस बाज़ार में लाया गया और कार्तिक कुछ नहीं कर पाया। तो कुछ लोग इस बात से डरे हुए थे कि कार्तिक न जाने अब क्या करेगा। सभी बिजनेसमैन आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उस होटल के आलीशान कमरे में एक लड़का और लड़की अंदर आते हैं। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि सौरभ सक्सेना और उसकी बहन मयूरी थी। कमरे में बहुत बड़ी टेबल थी, उसके चारों तरफ सभी लोग बैठे हुए थे और वहीं पर दो बड़े हेड चेयर भी रखे हुए थे। उन हेड चेयर पर मयूरी और सौरभ बड़े ही शान के साथ आकर बैठे हुए थे। तभी उनमें से एक बिजनेसमैन बोलता है, जो कि कार्तिक से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, क्या बात है सौरभ, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जिस कार्तिक सक्सेना को सब मिलकर भी हरा नहीं पाए थे, तुमने तो उसे घायल करके हॉस्पिटल में भर्ती भी करवा दिया। उस आदमी की बातें सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। सौरभ और मयूरी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। तभी एक आदमी जो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, उसने थोड़ा डरते हुए कहा, लेकिन तुमने शेर को घायल किया है, मारा नहीं है, और घायल शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। कार्तिक सक्सेना, जिसने अकेले बिजनेस वर्ल्ड पर आज तक अकेला राज किया है, तुम समझते हो कि उसे हराना इतना ज़्यादा आसान है? तो बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम लोग। और उसके बाद जितने लोगों के दिल में कार्तिक के आने का खौफ पहले से ही बैठा हुआ था, वो लोग कमरे से उठकर बाहर चले जाते हैं। तभी एक बिजनेसमैन अपने चेहरे पर भद्दी सी स्माइल लाकर कहता है, अरे ज़रा उन हसीनाओं के दर्शन तो करवा दो, जिनकी तस्वीर से ही हमारे दिल में आग लगी हुई है। आज तो उन्हें हमें देखने का मौका भी मिलेगा और शायद उन्हें छूने का मौका भी मिलेगा। सौरभ अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, दर्शन तो हम आपको करवा ही देंगे, लेकिन अभी नहीं। वो क्या है ना, अभी दोनों बेहोश है, रात में आपको उनके दर्शन भी करवा देंगे। ये सुनकर सभी लोग एक साथ हंसने लगते हैं। यहाँ एक अंधेरा कमरा, जिसमें अनुराधा और सृष्टि दोनों को रखा गया था। दोनों के हाथ और पैर बांधा गया था, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। तभी सृष्टि को हल्का हल्का होश आने लगता है। सृष्टि जैसे ही हिलने की कोशिश करती है, तो सृष्टि को महसूस होता है उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, लेकिन सृष्टि के हाथों को आगे की तरफ बांधा गया था। इसलिए उसने अपने दांतों की मदद से अपने हाथ को खोलने लगी और फिर अपने आँखों की पट्टी भी खोल देती है। जैसे ही सृष्टि अपनी आँखों में खोलती है, तो एक तेज रोशनी सृष्टि की आँखों पर पड़ती है। क्योंकि सृष्टि की आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक अंधेरे कमरे में रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं था।
कमरे में रोशनी था। सृष्टि चारों तरफ देखती है तो सृष्टि एक होटल के बहुत ही खूबसूरत कमरे में थी। एक बहुत ही मुलायमदायक बिस्तर पर बैठी हुई थी। तभी सृष्टि अपनी बराबर में देखती है तो अनुराधा भी सृष्टि के पास ही थी। अनुराधा को देखकर सृष्टि बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। अनुराधा अभी भी बेहोश थी। सृष्टि अनुराधा को उठाने की कोशिश करती है लेकिन अनुराधा बेहोश थी और सृष्टि के उठाने से भी उठ नहीं रही थी। सृष्टि अपने आसपास देखती है तो उसे एक जग में पानी दिखाई देता है। उसने जल्दी से पानी के जग को उठाया और अनुराधा के चेहरे पर पानी के छींटे डालने लगती है लेकिन अनुराधा फिर भी होश में नहीं आती और सृष्टि को अनुराधा के लिए डर लगने लगता है। दूसरी तरफ कोई था जो सृष्टि की सारी हरकतें एक बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि सौरभ और मयूरी ही थे। मयूरी ने उस स्क्रीन पर देखते हुए कहा, पता नहीं इसमें कार्तिक को ऐसा क्या दिखता है, पर छोड़ो, वैसे भी सिर्फ आज की ही रात है, कल तो मेरा कार्तिक मेरे पास होगा। सौरभ उसे देखने लगा तो मयूरी ने कहा, कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। अगर मैंने अपने प्यार को पाने के लिए ये तरीका अपनाया तो क्या गलत किया। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए सौरभ ने कहा, और वैसे भी बहना, मैं भी कोई परमात्मा या ईश्वर तो हूँ नहीं कि जो बोल दिया तो अपने वादे पर कायम रहूँ। अब मैंने कार्तिक को 2 दिन का वक्त तो दे दिया लेकिन आज रात ही मुझे उसके इश्क को उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर करना होगा। आज रात कार्तिक सक्सेना की इश्क की बोली लगेगी। कार्तिक सक्सेना का इश्क उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, तभी तो तुझे तेरा प्यार मिल पाएगा। बोलते हुए सौरभ मयूरी की तरफ देखता है और एक साथ उन दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। रात का वक्त है। सृष्टि ने अनुराधा के सिर को अपनी गोद में रखा हुआ था। सृष्टि की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। सृष्टि को कार्तिक की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। साथ ही साथ कार्तिक के लिए फिक्र भी हो रही थी क्योंकि कार्तिक को सृष्टि की आंखों के सामने ही 3 गोलियां लगी थी। सृष्टि की आंखों के सामने रह रहकर बार बार वही नज़ारा याद आ रहा था। सृष्टि ने सारे दरवाजे सारी खिड़कियां चेक कर ली थी लेकिन कोई भी दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। जब सृष्टि ने खिड़की खोला तो वहां का नज़ारा देखकर उसका दिल दहल गया क्योंकि वहां की ऊंचाई वैसे भी बहुत ही ज़्यादा थी। अगर वो वहां से कूदने की कोशिश करती या किसी भी तरह उतरने की कोशिश करती तो वो नीचे नहीं बल्कि सीधा ऊपर ही जाती। सृष्टि निराश होकर वापस से अनुराधा के पास आकर बिस्तर पर बैठ जाती है। उसे कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी और इसलिए सृष्टि का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। अब एक आखिरी उम्मीद कार्तिक की सृष्टि के लिए बचा हुआ था और अब बस सृष्टि कार्तिक का इंतज़ार कर रही थी। उसकी यादों में खोई हुई थी कि तभी दरवाज़ा खुलता है और 8 से 10 आदमी कमरे के अंदर आते हैं। उन सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे। उनका चेहरा भी काले स्कार्फ से ढका हुआ था। उन सभी के हाथों में बंदूकें थी। सृष्टि उन सबको हैरानी से देख ही रही थी कि तभी उन सबके पीछे से सौरभ और मयूरी सृष्टि के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सौरभ ने अपना हाथ उठाते हुए अपनी उंगलियों को हिलाते हुए सृष्टि को बोलता है, हाय, आई एम सौरभ सक्सेना। तुम मुझे पहले भी देख चुके हो। देखो, मिल तो हम पहले भी चुके हैं लेकिन हमारा सही से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सौरभ सक्सेना है और तुम्हारा पति मेरी बहन का क्रश है और तुम्हारी पति को पाने के लिए ही हमने तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, बस कुछ लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर देश विदेश से आए हुए हैं और फिर उनमें से कोई तुम्हारे हुस्न का कदरदान तुम्हें ऊंची से ऊंची बोली लगाकर तुम्हें अपने साथ ले जाएगा।
जब तुम उसके साथ चली जाओगी तो तुम्हारे पति के पास मयूरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। कैसा लगा हमारा आइडिया? उसकी बातें सुनकर उसकी बाजू में खड़ी मयूरी भी मुस्कुराने लगती है। सौरभ की बातें सुनकर सृष्टि ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी जलती हुई निगाहों से सौरभ को और मयूरी को देखने लगती है। सौरभ ने थोड़ा डरा हुआ होने का नाटक करते हुए कहा, अरे ऐसे मत देखो, मुझे डर लग रहा है। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, अभी तो तुम्हें तैयार होना भी बाकी है, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें हमारे साथ जाना है। उसकी बातें सुनकर सृष्टि कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं तैयार होकर तुम्हारे साथ जाऊंगी? मर जाऊंगी लेकिन कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तभी सौरभ सीरियस होकर 2 तालियां बजाता है और फिर 2 लोग आगे जाते हैं और अनुराधा को उठाकर वहां से जाने लगते हैं। सृष्टि अनुराधा को बचाने की कोशिश करती है लेकिन बचा नहीं पाती और वो लोग अनुराधा को ज़बरदस्ती उठाकर ले जा रहे थे। सौरभ ने एकदम सीरियस होकर सृष्टि को कहा, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी प्यारी सी ननद के कपड़े सबके सामने उतरे? तुम आराम से सोचो, मैं तुम्हें पूरे 1 घंटे का समय देता हूँ सोचने के लिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोचो। तुम्हें तैयार होकर सबके सामने जाना है या फिर तुम्हारी प्यारी सी ननद का चीरहरण सबके सामने होते हुए देखना है? सृष्टि ने डरते हुए एकदम से कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। सौरभ ने कहा, वेरी गुड, ये हुई ना बात। फिर उसने इशारा किया तो एक लड़की आगे आती है और सृष्टि को 2 पीस ड्रेस देती है। एक बहुत ही छोटा क्रॉप टॉप था तो एक लॉन्ग स्कर्ट भी, जिसके 2 साइड थाई से कट लगा हुआ था, जिसमें से सृष्टि की टांगें साफ दिखाई देने वाली थी। सृष्टि अपनी आंखों में आंसू लिए उस ड्रेस को लेकर वॉशरूम चली जाती है। कुछ ही देर के बाद एक बड़ा सा हॉल रूम था, वहाँ और भी कई सारी लड़कियाँ इसी टाइप के ड्रेस पहने खड़ी थी। तो वहाँ पर जवान आधे उम्र के आदमी और फिर बूढ़े आदमी भी बैठे हुए थे, जो हाथों में शराब का गिलास लिए अपनी आंखों में हवस की चमक लिए सभी लड़कियों को देख रहे थे। और तभी वहाँ की सारी लाइट बंद हो जाती है और फिर स्पॉट लाइट जलती है, जिस पर एक किंग साइज की कुर्सी पर एक लड़की को बिठाया गया था, जिसके चेहरे को घूंघट से ढका हुआ था। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि सृष्टि ही थी। सृष्टि का घूंघट उड़ता है, उसके हुस्न को देखकर सभी लोग पागल हो रहे थे। सभी लोग सृष्टि को अपनी हवस भरी नज़रों से देख रहे थे। सृष्टि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सहम चुकी थी, क्योंकि सामने का नज़ारा सृष्टि के लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। सृष्टि ने लड़कियों का ऐसा बाजार ना तो कभी देखा था और ना ही कभी सुना था। आज जो नज़ारा सृष्टि के आंखों के सामने था, उसे देखकर सृष्टि बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसने अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कहा, पति देव आप कहाँ हैं? आकर मुझे बचा लीजिए, मुझे यहाँ से ले जाइए। दूसरी तरफ कार्तिक को भी अपने सीने में दर्द महसूस होता है। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा वाइफी, मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगा, डरो मत। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।